Hello students, today we are going to discuss an important topic, the digestive system of human। क्लास 9th की बायोलॉजी से ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन को स्टडी करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पॉर्टेंट होता है इस वजह से कि ये क्या करता है कि ब्रेक डाउन होती है इसमें फूड की, और इससे जो है ना फूड की जब ब्रेक डाउन होती है तो हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी, ग्रोथ और सेल रिपेयर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। फूड एंड ड्रिंक्स मस्ट बी चेंज इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ये फूड्स और ड्रिंक्स जो भी होती हैं इनको हमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है कि ब्रेक करें, इस वजह से कि ये हमारी ब्लड में जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब हो सकें। अगर ये हम ब्रेक नहीं करेंगे तो ये ब्लड में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकेंगे। डाइजेशन की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच, ये एक प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, लार्ज, बड़े, नॉन डिफ्यूज़ेबल मालिक्यूल, ऐसे मालिक्यूल्स जो डिफ्यूज़ नहीं हो सकेंगे उनको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल एंड डिफ्यूज़ेबल मालिक्यूल्स में, जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें, इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें, हमारे ब्लड में जो है ना वो जा सकें, एब्जॉर्ब हो सकें। तो ये जो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेबल मटेरियल, जो भी डाइजेस्टेबल मटेरियल होता है, जो भी एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद इनडाइजेस्टेबल मटेरियल को हम बॉडी से बाहर जो है ना वो निकाल देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन। जिस प्रोसेस से हम न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं उसको डाइजेशन, और जिससे हम इन प्रोसेस को जो भी हमारे काम के नहीं हैं तो उसको बाहर निकालने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो हमारी डाइजेशन जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल में होती है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, ये हमारी डाइजेशन वहाँ पर होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम मेडअप ऑफ, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो किस चीज़ का बना हुआ है, एक एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब ये है कि आपके माउथ से लेकर आपके एनस तक जो भी इसके बीच में आर्गान्स आएंगे, स्ट्रक्चर्स आएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। उसके अलावा ये एब्डोमिनल आर्गान्स के ऊपर भी जो है ना वो क्या करता है, डिपेंड करता है डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली। वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लिवर है, पेनक्रियाज है, ये ऐसे एब्डोमिनल आर्गान्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। एलिमेंट्री कैनाल को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे आर्गान्स होते हैं, जैसे में एसोफिगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और दूसरे आर्गान्स भी इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। दूसरे आर्गान्स भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर ख़त्म होता है। एडल्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक बड़े आदमी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि 18, 19, 20 ईयर्स के हो सका है, अबाउट 20, 30 फीट 9 मीटर जो है ना वो क्या होता है, लंबा होता है। द डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप, डाइजेशन फॉलोइंग स्टेप के ऊपर कंसिस्ट होता है। एक होता है इनटेक, जिसे हम क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, इंजेशन, खाद फूड को जो है ना वो इनटेक करना, इंजेशन, ये इसका जो है ना वो पहला प्रोसेस होता है। दूसरे नंबर पर होता है प्रोपोल्शन। प्रोपोल्शन क्या होते हैं कि मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है, जिसकी मदद से ये जो फूड है एक पार्ट से नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है ना वो चला जाता है। वन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू अनदर पार्ट, जैसे कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ प्रोपल्शन कैसे होती है कि माउथ से फूड आता है ईसोफेगस में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी और इसकी मदद से जो है ना ये फूड स्टमक में चला जाएगा, स्टमक से फूड जो है ना वो आगे चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोपल्शन। उसके बाद तीसरा प्रोसेस डाइजेशन का होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर द डाइजेशन, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम क्या करें, फिजिकली फूड को ब्रेक करें, उसमें कोई भी केमिकल इन्वॉल्व ना हो, फिजिकल फोर्स की मदद से या फिजिकल डिस्टॉर्शन की मदद से हम अगर फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरे हम चौथे नंबर पर होता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन विद डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस से हम जब भी फूड को मिक्स करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बाद एक डाइजेशन का हमारा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं,
केमिकल डाइजेशन एक ऐसी डाइजेशन है जिसमें एंजाइम्स आती है, एक्चुअली केमिकल्स, बायोकेमिकल्स एक ऐसा सब्सटेंसेस हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और ऐसे सब्सटेंस को ब्रेक करें एंजाइम्स की मदद से, तो हम इसे क्या कहते हैं, केमिकल डाइजेशन। जब किसी भी बायोलॉजिकल मालिक्यूल को, लार्जर बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स को एंजाइम्स की मदद से ब्रेक करें तो हम क्या कहते हैं, केमिकल डाइजेशन। उसके बाद जब डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं, करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड वेसल्स। अब जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में है डाइजेस्टेड मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, ये हमारी ब्लड वेसल्स में क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। उस सारे के सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। जो कि फूड हमारे काम का नहीं है, जो कि वेस्ट मटेरियल है, जो कि रिमूवल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इजेशन। उस प्रोसेस को जिसमें हम उस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, रिमूवल करें या एलिमिनेट करें वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से, तो इसे हम क्या कहते हैं, इजेशन। ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म थे डाइजेस्टिव प्रोसेस जो कुछ स्टेप्स के ऊपर जो है ना डिपेंड करता है। वो सारे के सारे स्टेप्स हमने क्या किए, स्टडी किए। अब मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से आपको समझाना है। एलिमेंट्री कैनाल हमारा स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ के बाद ये हमारा पहला जो है ना वो स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये ओरल कैविटी आती है। ओरल कैविटी वो जो आपका माउथ का वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर आप फूड को च्यू करते हैं। उसके बाद ये गले की पास जो है ना वो फूड आता है, जिस रीजन को हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स के बाद एक फूड पाइप में जो है ना हमारा फूड आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईज़ोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस के बाद हमारे एक और स्ट्रक्चर जिसमें हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, मेनली प्रोटीन को, उस पर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टमक। स्टमक के बाद ये फूड सेम आता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पर। जब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन पर आता है तो इसमें जो है ना डाइजेशन का मज़ीद जो है ना वो प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो भी सब्सटेंसेस हैं उसकी एब्जॉर्प्शन और कुछ और रोल जो है ना वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन प्ले करता है। फूड या जो भी मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो है ना फूड जो भी वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में स्टोर होता है। और रेक्टम के बाद हम इसको इजेकुलेट कर देते हैं, इंजेक्शन कर देते हैं, इसकी रिमूवल करते हैं थ्रू एनस की मदद से। ये हमारा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर था, जिसमें मैंने आपको समझाया कि फूड कहाँ पर आता है। माउथ के बाद ओरल कैविटी, फेरेंक्स के बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और एनस। इसके लिए मैंने आपको बताया कुछ एसेसरी आर्गान्स होते हैं जो कि मदद करते हैं इसकी डाइजेशन में। उसमें हमारा गाल ब्लेंडर भी है, लिवर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और पेनक्रियाज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 आर्गान्स है, एक लिवर, दूसरा गाल ब्लेंडर, तीसरा जो है ना पेनक्रियाज। ये इम्पोर्टेंट आर्गान्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसकी डाइजेशन में, फूड की डाइजेशन में। उसके बाद हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले नंबर पर आता है हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का क्या काम होता है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। डाइजेशन बिगिंस इन ओरल कैविटी। डाइजेशन ओरल कैविटी में स्टार्ट होती है। जब भी हम कोई चीज़ सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं या इमेजिन नहीं करते हैं, तो हमारी 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड, हमारी जो मुंह में जो है ना वात में एक सालाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ये 3 पेयर्स होते हैं। इनके नाम 9th में शायद ना हो मगर फर्स्ट ईयर इंटर में आप पढ़ेंगे। सब लिंगुअल, सब मेल्यूमिलर और पेरोटिड, इन 3 ग्लैंड्स के नाम होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपकी मुंह में जो है ना वो सलाइवा प्रोड्यूस करें। एक जो होता है आपकी लोअर जा के साइड में प्रेजेंट होता है, और एक टंग आपकी ज़ुबान के नीचे प्रेजेंट होता है, और एक पेरोटिड होता है जो आपके कान के कुछ नीचे वाले हिस्से में जो है ना वो प्रेजेंट होता है। वो एक डक्ट की मदद से सलाइवा जो है ना वो सीक्रेट करते हैं, वो आपके मुंह में आती है।
फ्लो ऑफ सलाइवा इज कोऑर्डिनेट विद ब्रेन। ये सलाइवा का फ्लो है ना वो जो है ना वो कोऑर्डिनेट होता है ब्रेन से। सेंसरी स्टिमुलस जब आता है तो आपके मुंह में ये आ जाती है। इसका मतलब ये है कि ये आपके मुंह को, ओरल कैविटी को प्रिपेयर करती है कि कोई फूड आने वाला है, अब इसको आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। ओरल कैविटी एक स्पेस का नाम है जो आपके मुंह बिहाइंड द माउथ होती है, इन बिटवीन द अपर एंड लोअर जा, अपर जा और लोअर जा के बीच में होती है। वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम परफॉर्म करती है। पहला पहला काम तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि वो सलाइवा को प्रोड्यूस करना। पहले नंबर पर हम स्टडी करते हैं फूड के सिलेक्शन को। व्हेन फूड इंटर्स द ओरल कैविटी इट इज़ टेस्टेड। फूड को आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, टंग की मदद से आप टेस्ट करते हैं। फूड इज सिलेक्टेड एंड रिजेक्टेड ड्यू टू द टेस्ट। जब आपको किसी भी चीज़ की डर्ट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको पसंद में नहीं आए, जिसमें अगर वो जो है ना वो पॉइजनस हो, तो वो आपको स्मेल से ही आपको पता चल जाएगा। तो फूड की सिलेक्शन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट काम है आपके पहले नंबर पर ओरल कैविटी का। दूसरे नंबर पर है ग्राइंडिंग। इसमें जो है ना वो ओरल कैविटी में टीथ मौजूद होती हैं। वो टीथ क्या होते हैं, फूड के पार्टिकल्स को स्मॉल जो है ना पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। स्मॉल पार्ट्स में इस वजह से ब्रेक करते हैं क्योंकि ये एंजाइम्स, जो आपके एंजाइम्स हैं, उसको एक्ट करने में हेल्पफुल है, मदद मिल जाएगी। अगर आप ये फूड का पार्टिकल बहुत लार्ज है, आप डायरेक्टली जो है ना वो सॉल्व करते हैं, तो ये एंजाइम्स जो है ना वो इतना जल्दी जो है ना वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ग्राइंडिंग ऑफ फूड इसका काम है। तीसरे नंबर पर है लुब्रिकेशन ऑफ फूड। फूड को क्या करना है, लुब्रिकेट करना है। जब सलाइवा आपके फूड से मिल जाती है तो फूड जो है ना वो लुब्रिकेट हो जाता है, आपके एलिमेंट्री कैनाल से इजीली पास हो जाता है। अब अगर फूड लुब्रिकेट नहीं होगा, रफ होगा, हार्ड होगा, तो ये आपके एलिमेंट्री कैनाल से इजीली पास नहीं हो सकेगा। तो ये कह रहा है कि लुब्रिकेशन के दो मेन फंक्शंस है, एक तो है वाटर ऐड करना और दूसरा म्यूकस टू फूड ऐड करना। और पार्शियल डाइजेशन बाय स्टार्च बाय सलाइवा वुड कंटेन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आपको समझने की ज़रूरत है, वो क्या है कि पार्सल डाइजेशन। अब माउथ हमारा एक ऐसा पार्ट है, ओरल कैविटी जिसे हम माउथ कहते हैं, ऐसा पार्ट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है। वो स्टार्ट किस वजह से होती है कि वहाँ पर आपके पास एक एंजाइम मौजूद होती है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है, उस कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करती है। आपको याद आना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन आपके माउथ में ही स्टार्ट होती है। वो एक एंजाइम की मदद से होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। उसके बाद चौथे नंबर पर है केमिकल डाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बताया, केमिकल डाइजेशन का मतलब वो डाइजेशन जो एंजाइम की मदद से हो। तो सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो सलाइवा में प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं और वो स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। देन द पीसेज ऑफ फूड आर रोल्ड अप इन टंग इनटू स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मास। अब जो फूड आपने इंटेक किया वो क्या किया जाएगा, टंग की मदद से पीछे भेजा जाएगा, फेरेंक्स की तरफ जो है ना वो भेजा जाएगा। जब इस पॉइंट पर जो सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा ओरल कैविटी का, तो इस पॉइंट पर हम जो फूड का नाम जो है ना वो बदल देंगे। उस फूड का नाम जो है हम बोलस रख देते हैं। क्या रख देते हैं, बोलस। स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मास को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। अब फूड नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। अब क्या होगी, स्वॉलोइंग ऑफ बोलस होगी। जब स्वॉलिंग होगी तो मसल्स मूवमेंट, टंग और माउथ की जो मूवमेंट होगी, इसकी मदद से थ्रोट और फेरेंक्स की तरफ जो है ना फूड को भेजा जाएगा। इसके बाद ओरल कैविटी के बाद हमारा रोल आता है फंक्शन ऑफ फेरिंग्स और ईसोफेगस। फेरिंग्स वो आपके गले, नेक वाला रीजन है जिसे मैंने आपको पहले भी दिखा कराया। ये होता है, ये कॉमन पाथवे होता है। कॉमन पाथवे मतलब ये है कि ये एक ऐसा पैसेज होता है जहाँ पर एयर और फूड जो है ना वो फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, एयर जो है ना, एयर जो हम सांस लेते हैं वो ट्रेकिया की तरफ जाती है। तो ये दोनों की कॉमन जो है ना वो पॉइंट होती है। 5 इंचज़ इसकी तकरीबन जो है ना साइज़ होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और जहाँ पर ईसोफेगस मौजूद होता है, फ्लेक्सिबल फ्लिप ऑफ टिश्यू, एक फ्लेक्सिबल फ्लिप ऑफ टिश्यू कॉल एपिग्लोटिस रिफ्लेक्टिवली क्लोजेज ओवर द वेन पाइप व्हेन वी swallow। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की बात यह है कि दो पाइप्स हैं। एक पाइप का नाम क्या है, हमारा ट्रेकिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है
ऑक्सीजन के लिए और एयर की ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपके लंग्स की तरफ जाती है। और दूसरा पाइप होता है हमारे पास ईसोफेगस। क्या होता है? ईसोफेगस। तो जब हम सॉलो करते हैं, किसी भी चीज़ को निगलते हैं, तो एक फिलिप मतलब ये है कि एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो ढक्कन क्या करता है, इस ट्रेकिया की ओपनिंग को बंद कर देता है। जब ट्रेकिया की ओपनिंग को बंद कर देता है तो फूड आपके ईसोफेगस में चला जाता है। अगर कभी कभार आप जल्दी में खाते हैं तो फूड ये ढक्कन जो है ना ठीक से ट्रेकिया को बंद नहीं करता, तो फूड आपकी जो है ना वो ट्रेकिया में चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। और फेरेंक्स के बाद बोलस जो है ना वो मूव करता है एक स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस एक ऐसा पाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप। ये इसका काम ये होता है कि फेरिंग्स के लेकर ये फूड जो है ना वो आपके स्टमक तक पहुंचाना। इसका काम क्या है, फेरिंग्स से फूड को जो है लेना, उसके बाद जो है ना स्टमक तक पहुंचाना। अब ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट। वेव्स ऑफ राइदमिक मूवमेंट ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब इसमें जो है ना दो किस्म की मसल्स होती हैं, एक कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, दूसरे होते हैं सर्कुलर मसल्स। ये जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो सर्कुलर रिलैक्स होती हैं, सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स होती हैं। इसकी वजह से एक ऐसी मूवमेंट क्रिएट होती है जिसकी मदद से बोलस जो है ना वो आराम से जो है ना आराम से जो है ना वो आपके स्टमक पर चला जाता है। ये बोलस जो है ये इजीली जाकर आपके स्टमक पर जो है ना वो चला जाता है। ये बोलस यहाँ से आता 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 और आपके स्टमक पर चला जाता है। अ पर्सन नॉर्मली इज़ नॉट अवेयर ऑफ द मूवमेंट ऑफ इसोफेगस। कोई भी पर्सन ये कहना अवेयर नहीं है। तो एट द एंड ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस के एंड पर एक मस्कुलर एक मस्कुलर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पिंचर। स्पिंचर सिंपली आप समझ लें ढक्कन को कहते हैं। किसी भी चीज़ का बंद करने का कोई ढक्कन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्पिंचर। तो जब फूड यहाँ पर पहुँचता है तो वो ढक्कन जो है ना वो क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाता है और फूड जो किस में आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। जब फूड स्टमक में आ जाता है, ये देखो, ये एक स्पिंचर लाइक, ये मैंने जो आपको बताया ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर है। जब ये फूड इसोफेगस से यहाँ पर आ जाएगा तो ये ढक्कन ओपन हो जाएगा, और ढक्कन जब ओपन होगा तो फूड आपके स्टमक में आ जाएगा। ये जो हम बोलस कहते हैं, जैसे हम बोलस कहते हैं, फूड यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ स्टमक की। क्या बात कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ स्टमक की। स्टमक है क्या है? स्टमक इज़ अ जे शेप्ड, एक जे लाइक आर्गन है। ये देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, तो इस वजह से स्टमक को जे लाइक आर्गन है। यहाँ पर एमसीक्यूज भी आता है, स्टमक का स्ट्रक्चर कैसे होता है। कि स्टमक का स्ट्रक्चर जो होता है वो जे लाइक होता है। स्टमक की द जे लाइक थिक वाल एक्सपेंडेबल, जो कि एक्सपेंडेबल बैग है, जो कि बढ़ सकती है। लोकेटेड इन लेफ्ट ऑफ एब्डामन, आपकी एब्डामन जो आपके पेट वाला रीजन है उसकी लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। और बीनीथ द डायफ्राम, डायफ्राम एक आर्गन है जो कि सेपरेट करता है हमारी थोरासिक और जो आपकी छाती और जो पेट वाला जो स्ट्रक्चर है ना, दोनों को सेपरेट करता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। और ये डायफ्राम के बीनीथ, बीनीथ का मतलब इसके नीचे प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर एक डायफ्राम मौजूद होता है। डायफ्राम जो कि थोरासिक, आपकी लंग्स वाली कैविटी और आपकी एब्डोमिनल कैविटी को जो है ना वो सेपरेट करता है। इसके जो है ना वो नीचे जो है ना वो मौजूद होता है। स्टमक के तीन रीजन्स होते हैं। एक रीजन को हम कहते हैं कार्डिक। कार्डिक का मतलब ये ऊपर वाला रीजन। जो रीजन आपके हार्ट, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर हार्ट मौजूद होती है, जो कि हार्ट के नज़दीक हो रीजन, उसे हम क्या कहते हैं? कार्डिक। और बड़े से बड़ा वाला रीजन जिसे हम क्या कहते हैं? फंडस रीजन कहते हैं। और जो रीजन जो स्टमक का वो रीजन जो कि इंटेस्टाइन के नज़दीक हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? पाइलोरिक। क्या कहते हैं? पाइलोरिक रीजन कहते हैं। कार्डिक, फंडस, पाइलोरिक, कार्डिक, फंडस, पाइलोरस। ठीक है। अब स्टमक का क्या काम है? पहला काम मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन के स्टमक की जो मसल्स होती हैं वो फूड को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। और स्टमक क्या करता है? एसिड रिलीज करता है। उस एसिड को हम क्या कहते हैं? HCl। ये एसिड बैक्टीरियाज को किल करता है और दूसरे जो भी हार्मफुल पैथोजेंस है उसको किल कर देता है। और दूसरा क्या है? स्टमक जो है ना वो एंजाइम्स रिलीज करता है। उस एंजाइम में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसे हम क्या कहते हैं? पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन।
जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाती है पेप्सिन में। और पेप्सिन जो है वो किसको डाइजेस्ट करती है? प्रोटीन को। जो भी गोश्त, जो दालें आप खाते हैं वो क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं। उसको क्या कर दिए? ये डाइजेस्ट करती है। अब आपको समझने की बात है, एन एसिडिक एनवायरनमेंट इज़ नीडेड फॉर डाइजेशन। स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट ज़रूरी है, क्योंकि पेप्सिन जो है वो 2.4 pH पर काम करती है। ये बेस्टली काम वहाँ पर करती है जहाँ पर ये pH अवेलेबल हो। तो ये pH को रेस्पॉन्सिबल कौन करता है? HCl ये pH बनाता है, माना pH को डेवलप करता है। Glands in stomach lining produce about 3/4, 2.8 liters of these digestive juice each day। एक दिन पे 2.8 लीटर डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है। उस डाइजेस्टिव जूस में क्या होता है? व्हेन फूड इंटर्स इन द स्टमक, गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ, ये म्यूकस के ऊपर कंपोज होता है। म्यूकस एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी स्टमक की लेयर को HCl से प्रोटेक्ट करता है। HCl जो है ना, हाईली इरोटिव है, वो अगर ऐसे ही रिलीज़ की जाए तो आपके स्टमक को डैमेज कर सकती है। तो म्यूकस क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, एक प्रोटीन की डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम मौजूद होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पेप्सिनोजन। HCl क्या करता है? ये जो जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है, HCl क्या करता है? ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है इसको कन्वर्ट कर देता है एक एक्टिव एंजाइम में, जैसे हम क्या कहते हैं? पेप्सिन। क्या कहते हैं? पेप्सिन। और ये पेप्सिन जो है ना, वो फूड को, जो फूड चाहे प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट करती है। HCl का काम मैंने आपको पहले भी बताया। ये HCl माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है? किल करती है। और म्यूकस का काम ये है कि वो HCl से आपकी स्टमक को क्या करे? प्रोटेक्ट करे। स्टमक के मजीद पढ़ते हैं कि स्टमक हैज़ 2 स्पिंचर्स। ये इसके बाद 2 स्पिंचर्स हैं, मीन्स 2 दरवाजे हैं। एक एक का नाम है कार्डिक स्पिंचर, दूसरे का नाम है पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर रेगुलेट करता है कि कितना फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आना है। कार्डिक स्पिंचर ये रेगुलेट करता है कि ईज़ोफेगस से आपका फूड के जो है ना, वो कितना आपकी बॉडी में आना है। यहाँ पर कौन सा स्पिंचर मौजूद है? दरवाज़ा या ढक्कन, जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, पाइलोरिक रीजन के नज़दीक। यहाँ पर जो स्पिंचर मौजूद है, जिसे हम क्या कहते हैं? लोअर ईसोफेगल रीजन के ऊपर, इसे हम कहते हैं कार्डिक स्पिंचर, जो कि कार्डिक रीजन के नज़दीक होता है। अब क्या करती है? पेप्सिन पार्शली डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड, शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। स्टमक इन स्टमक फूड इज़ फर्दर ब्रोकन अपार्ट। स्टमक में फूड जो है ना, फर्दर ब्रोक किया जाता है चर्निंग प्रोसेस की मदद से। वाला में स्टमक जब कंट्रैक्ट होती है तो एक मूवमेंट, जब मैंने आपको ये बताना है कि स्टमक में दोनों अकसाम की जो है ना, वो डाइजेशन होती है। केमिकल डाइजेशन भी होती है जो कि एंजाइम पेप्सिन की मदद से होती है। दूसरी मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल मतलब जब स्टमक की मसल्स मूव करते हैं तो वो मूवमेंट जो है ना, वो क्या करती है? जूस को मिक्स भी करती है और जूस को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक भी करती है। By the time food is ready to leave the stomach, it has been possessed in a thick paste like। जब स्टमक में फूड प्रोसेस हो गया, उस प्रोसेस होने के बाद अब एक और स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। पहले क्या था? बोलस लाइक स्ट्रक्चर था। अब स्ट्रक्चर कौन सा है? थिक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि लिक्विड होता है। उस स्ट्रक्चर को हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। अब बोलस नहीं होगा, अब क्या होगा? काइम अब जाएगा पाइलोरिक स्पिंचर की मदद से आपके इंटेस्टाइन में। Chyme is then squeezed down into the small intestine where digestion is continued। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा जहाँ पर डाइजेशन मज़ीद जो है ना, वहाँ पर होगी। आगे चलकर हम स्टडी करेंगे कि फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड स्टमक से निकल कर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को फंक्शन या उसके जो है ना पार्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट का इसका नाम है ड्यूडिनम, जो कि अबाउट 25 सेंटीमीटर होता है, 10 इंच लॉन्ग होता है। इसका शेप जो है ना, वो सी लाइक शेप होता है। उसके बाद होता है जूजिनम और इलियम। इनके नाम जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम। ड्यूडिनम जो होता है वो पहला पार्ट होता है, इस वजह से ये क्या करता है? रिसीव करता है काइम को। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन इज ऑकर्ड। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी पार्ट में कोई डाइजेशन हो रही है तो वो किस पार्ट में हो रही है? ड्यूडिनम पर।
डक्ट्स दैट एम्पटी इन द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के पास एक ऐसी डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स का मतलब है पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि कुछ केमिकल्स और कुछ एंजाइम्स जो होती हैं वो ड्यूडिनम में आकर जो है ना वो फेंक देती हैं। वो एंजाइम्स जो होती हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? कुछ तो ड्यूडिनम की अपनी होती है, कुछ पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है। जो एंजाइम पेनक्रियास से आती हैं, जिसे हम लवलबो भी कहते हैं, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उस स्ट्रक्चर को या उस जूस को हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक जूस। और दूसरा गाल ब्लेंडर से हमारे पास आता है, जो लिवर प्रोड्यूस करता है, वो क्या होता है? बाइल। बाइल फैट की डाइजेशन पर इम्पॉर्टेंट होता है, और पेनक्रियास के बाद ये जो है ना शुगर, न्यूक्लिक एसिड और इसकी डाइजेशन के लिए पेनक्रियास जो है ना वो एंजाइम भेजता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम को। बाइल क्या होता है कि बाइल साल्ट्स हैव डेरिजेंट एक्शन ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डाइटरी फैट। मैंने आपको बताया कि बाइल फैट को डाइजेस्ट करता है, cause fat globules to break down and emulsify into minute microscope droplets। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये देखो कि लार्ज फैट मालिक्यूल्स हैं। अब बाइल के पार्टिकल्स इसको क्या करेंगे? स्मॉल पार्टिकल्स में एमल्सिफाई करने, इसके साथ अटैच होंगे। जब अटैच होंगे तो ये जो है ना इसको स्मॉल पार्टिकल्स में, इस फैट के जो है ना वो पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। इस ब्रेकिंग को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बाइल जो है ना वो फैट की डाइजेशन में जो है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाइल हमारी लिवर में प्रोड्यूस होता है, और लिवर के बाद जो है ना वो गाल ब्लेंडर में स्टोर होता है, गाल ब्लेंडर से डायरेक्ट हमारे ड्यूडेनम में आ जाता है। अब पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियास से आता है, उसमें बहुत सारी एंजाइम्स होते हैं। उस एंजाइम में प्रोटीज एंजाइम है, प्रोटीज लाइक एंजाइम है, जिसे हम ट्रिप्सिनोजिन कहते हैं। ट्रिप्सिनोजिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। पेनक्रियाटिक लिपेज है जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करती है। उसके अलावा अमाइलेज है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है। जो कि प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये के बायोलॉजिकल मालिक्यूल, सारे के सारे के बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हैं। माउथ में ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रही थी, और स्टमक में ओनली प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही थी, मगर लिप पेनक्रियास पेनक्रियास की मदद से, और उसके अलावा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सारे के सारे बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स जो है ना वो डाइजेस्ट होते हैं। उसके अलावा इंटेस्टाइन खुद के भी एंजाइम प्रोड्यूस करता है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स हों, प्रोटीन्स हो, फैट हो या न्यूक्लिक एसिड्स हों, उनको भी डाइजेस्ट करता है। ऐसे नहीं है कि पेनक्रियास सिर्फ जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सिर्फ बाइल और पेनक्रियास के ऊपर डिपेंड कर, नहीं, इंटेस्टाइनल जूस खुद भी इंटेस्टाइन जो है ना एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम जो कि लार्जर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट करें। अब यहाँ पर आपको समझने की बात है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम विला या माइक्रोविला कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड विथ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है, स्मॉल अंदरूनी वॉल जो होती है वो मिलियंस, अब कह रहा है कि मिलियंस, एक दो नहीं, मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक, ये देखो एक जो है ना हमारी अंगूठी नमूने, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्ट वो चीज़ जो बाहर की तरफ आउटवर्ड हो, इनकी बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विली या विलस। विली या विलस एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं? विली या विलस। एक विली या विलस का ये स्ट्रक्चर है। ईच विलस इज कंपोज ऑफ कनेक्टेड ईच विलस इज कनेक्टेड विथ रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। इसके पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ये ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि फूड के क्या करें? एब्जॉर्व कर सकें। जो भी फूड जो है ना वो डाइजेस्ट हो चुका है न्यूट्रिएंट्स में, उसको क्या कर सकें? एब्जॉर्व कर सके। स्मॉल इंटेस्टाइन ही के ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी क्या? एब्जॉर्प्शन के लिए। ब्लड कैपिलरीज होंगी, और उसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स होंगी। लिम्फेटिक वेसल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी से लिम्फ कलेक्ट करते हैं। इन लिम्फेटिक वेसल्स को हम क्या कहते हैं? लेक्टेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्टेल्स कहते हैं। द वॉल ऑफ विलस आर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स। ये एक लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती हैं। ये देखो एक लेयर है, कोई भी लेयर इसके ऊपर नहीं है,
ये देखो एक लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है, इस वजह से तो ये एब्जॉर्ब होती है और मिलियंस में पाई जाती हैं। The villi are the villi are the vesicles through which nutrients can be absorbed into body। ये एक वेसिकल्स हैं। अगर ये देखो कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद है तो इसकी मदद से ये हमारी बॉडी में अंदर आ जाएगा, हमारी कैपिलरीज में, हमारी ब्लड वेसल्स में अंदर की तरफ आ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स अंदर की तरफ आ जाएंगे। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन को। और उसके अलावा ये जो ब्लड स्ट्रीम, जो भी कैपिलरीज में ब्लड आती है, ये शुगर को, अमाइनो एसिड को, न्यूक्लियोटाइड्स को लिवर की तरफ लेकर जाती है। एक ब्लड की जो है ना, एक वेसल्स की सिस्टम की मदद से, एक वेसल्स के मजमूए की मदद से, जिस वेस्कुलर या जिस वेसल्स के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल वीन। जो ब्लड वेसल्स का सिस्टम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को लिवर की तरफ लेकर जाता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल वीन। ये क्यों ले जाता है, वहाँ पर लिवर पर स्टोरेज होती है, फर्दर अगर कोई भी केमिकल चेंज आनी हो तो वो चेंज होती है। अब लिवर से क्या होगा, फ्रॉम लिवर द रिक्वायर्ड फूड मटेरियल गोज टुवर्ड द हार्ट, हार्ट के ऊपर चला जाएगा बाय द हेपेटिक वीन। हेपेटिक वीन की मदद से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी मिनरल्स है, जिसकी बॉडी को पार्ट को ज़रूरत होगी, वो फिर चला जाएगा हार्ट के ऊपर। हार्ट जो है ना पूरी बॉडी के ऊपर सर्कुलेट कर देगी। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो है, अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स दैट कैरी वाइट ब्लड सेल्स इन द फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ थ्रू द बॉडी एब्जॉर्ब ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड एंड विटामिन। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो कि एक लेक्टेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसकी मदद से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हम क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जो है ना वो ग्लाइसरोल, फैटी एसिड एंड विटामिन जो है ना वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और विटामिन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। किसकी मदद से, लिम्फेटिक सिस्टम की मदद से। मैक्रोमॉलिक्यूल समरी, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि पॉलीमर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको ग्लूकोज, शुगर के प्रोटीन के मोनोमर्स क्या हैं, अमाइनो एसिड हैं, लिपिड के मोनोमर क्या हैं, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल्स हैं। और इनकी बॉडी में मुख्तलिफ जो है ना वो रोल्स होते हैं, ये आप समझ लें। उसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो बहुत बड़ा काम होता है वो किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड की जो भी एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। डाइजेशन भी होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड दैट हैज़ नॉट बीन डाइजेशन, कोई फूड अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ, इन सम वाटर मालिक्यूल, जो कि वाटर के मालिक्यूल जो हमको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। बाय द टाइम फूड रीचेज द लार्ज इंटेस्टाइन, जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ रीच हो जाता है, द वर्क ऑफ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन इज नियरली फिनिश। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तकरीबन एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन मेन फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन बहुत बड़े में बड़ा जो काम है, इज टू रिमूव वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम अनडाइजेस्टेड मटीरियल। अब इसका जो मेन काम होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है और एक सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट फॉर्म करना होता है, उसको बनाना होता है। जो भी मटेरियल हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि फाइबर्स हैं, सेल्यूलोज हमने डाइजेस्ट नहीं किया, हालांकि सेल्यूलोज तो हम खाते हैं ना, प्लांट का सोर्स है, उसमें सेल्यूलोज मौजूद होती है। जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसको सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फीसिस कहते हैं, उसको उसमें जो है ना वो क्रिएट करना होता है। लार्ज इंटेस्टाइन मेडअप ऑफ 3 पार्ट्स, या 3 पार्ट्स से मेडअप होता है। पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सीकम। सीकम जो होता है इसका एक पाउच लाइक, जब स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसका पहला पार्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीकम। सीकम इसका पहला पार्ट है। अब समझने की कोशिश करते हैं पहले पार्ट क्या है। सीकम क्या है, एक पाउच, पाउच एट द बिगिनिंग ऑफ लार्ज, एक पाउच है। पाउच का मतलब एक छुगा है जो लार्ज इंटेस्टाइन की बिगनिंग में मौजूद है। और ये क्या कहता है, ये ट्रांजिशनल एरिया है। ट्रांजिशनल एरिया मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर था वो छोटा है, अब लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है, तो ये ट्रांजिशनल है। अब ट्रांजिशन में छोटे से हम बड़ी साइज़ की तरफ जाते हैं, डायमीटर एक्सपेंड होता है।
अलो करता है फूड को ट्रेवल करना। और यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा आर्गान मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। कभी कभार अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इस अपेंडिक्स को जो है ना वो क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अपेंडिक्स क्या है कि जो है ना स्मॉल हॉलो फिंगर लाइक पाउच है जो कि सीकम से एक्सटेंड हुआ होता है, एंड ऑफ सीकम से एक्सटेंड होता है। अब ये कह रहे हैं कि इट नो लॉन्गर अपीयर टू बी यूजफुल इन डाइजेस्टिव प्रोसेस। अब कह रहे हैं कि ये अपेंडिक्स जो है ना वेस्टिजियल आर्गन है। पहले हमारे एंसेस्टर्स तो इसको यूज़ करते थे, मगर हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस में अब अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। उसके बाद हमारे पास होता है कॉलोन। सीकम के बाद डाइजेस्टिव जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट होता है कॉलोन। कॉलोन एक स्ट्रक्चर है जिसे हम जो कि बड़ी साइज़, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है वो कॉलोन का होता है। उसमें पहले नंबर पर होता है असेंडिंग कॉलोन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग कॉलोन। उसके बाद होता है ट्रांसवर्स कॉलोन, और तीसरे नंबर पर होता है हमारा डिसेंडिंग कॉलोन। ये देखो यहाँ पर असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, और उसके अलावा डिसेंडिंग कॉलोन। और लास्ट में एक प्रोसेस होता है, एक पार्ट होता है थर्ड नंबर पर जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, सीकम, कॉलोन। कॉलोन को तीन पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया है, असेंडिंग, ट्रांसफर, और उसके अलावा थर्ड नंबर पर डिसेंडिंग। और थर्ड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, रेक्टम होता है। इनके समझने की कोशिश करते हैं, इनका काम क्या है। तो कोलोन क्या होता है, द एक्सटेंडेड फ्रॉम सीकम। सीकम से कोलोन क्या क्या होता है, निकलता है टुवर्ड्स अपर एब्डामन। अपर एब्डामन की तरफ जाता है, फिर साइड की तरफ चला जाता है, ट्रांसफ़र कोलन जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा फिर नीचे की तरफ जाता है, फाइनली एंड हो जाता है रेक्टम के पास। रेक्टम के पास जो होता है वो क्या हो जाता है, फाइनली ख़त्म हो जाता है। कॉलम हैज़ थ्री पार्ट्स जो मैंने बताया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, और उसके अलावा डिसेंडिंग कॉलन। और विच एब्जॉर्ब, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्लूइड्स को, सॉल्ट्स को। एंड डिसेंडिंग कोलन विच होल्ड रिजल्ट वेट। डिसेंडिंग कोलन क्या करता है कि जो वेस्ट मटेरियल है जिसे हम क्या कहते हैं फीसिस करते हैं, उसको क्या करता है, होल्ड करता है। फीसिस मेनली कंसिस्ट करते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल और लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, स्लगिश ऑफ, जो भी ख़राब चीज़ें होती हैं, बाइल पिगमेंट्स होती हैं, वाटर, या जो भी अनयूज़फुल मटेरियल होता है वो क्या होता है, फीसिस होता है। और रेक्टम में जाकर क्या हो जाए, जो थर्ड पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, वो स्टोर होता है। अब 3-4 घंटे या पूरा 24 घंटों के बाद जो भी रेक्टम में जो भी ये मटेरियल जो है ना वो स्टोर हो जाता है, फीसेस स्टोर हो जाता है, तो आप उसको जो है ना वो एनल की मदद से जो है ना, एनस की मदद से जो है ना वो बाहर निकाल देते हैं। एनस की मदद से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें कुछ एसेसरी आर्गान्स हैं, उसके रोल को हम स्टडी करते हैं। पहले नंबर था लिवर पर था। लिवर जो है ना वो क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल क्या करता है कि जो कि फैट की एब्जॉर्प्शन करता है। मैंने कहा था बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, लिवर करता है, मगर ये स्टोर होता है गाल ब्लेंडर से। ये गाल ब्लेंडर के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर आता है, और ये इमल्सिफिकेशन करवाता है किसकी, फैट्स की। फैट जो भी आप चर्बी या जो भी ऑयल्स वगैरह खाते हैं। It also makes a substance that neutralize stomach acid. Liver also plays a handling process of nutrients. Nutrients की process की handling में भी important हो जाता है. Liver is a metabolically active organ responsible for vital functions of life. Liver जो है ना वो वाइटल फंक्शंस जो है ना लाइफ के जो है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरे अलावा मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियाज भी बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। तो ये बाइल जो है ना वो गाल ब्लेंडर में स्टोर होता है, और गाल ब्लेंडर से लेकर ये हमारे ड्यूडिनम की तरफ चला जाता है। तो ये हमारा डिटेल लेक्चर था जिसमें हमने पूरे 40 मिनट हमने हमारी एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस किया। उसमें कम्प्लीटली हमने आपको समझाने की कोशिश की कि माउथ से लेकर हमारे एनस तक हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन काम कैसे करता है। होप कि आपको ये कंप्लीट लेक्चर बहुत समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को देखना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।